Good morning student, how are you? I hope all are fine. Students, we were doing chapter 4 Geography, Agriculture. In previous video, we were doing about the food crops other than grains. उन फसलों के बारे में किया था जो अनाज से अलग होती हैं, ठीक है. टुडे वी विल डू अबाउट टी. ओके, इसी में चाय है, कॉफ़ी है, वो आता है. आज उसके बारे में हम करेंगे. टी कल्टीवेशन इन एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. हमने जो फर्स्ट वीडियो की थी उसमें प्लांटेशन के बारे में किया था. प्लांटेशन में क्या होता है कि प्लांट किए जाते हैं, ठीक है. जो टी है, टी की कल्टीवेशन है, टी की खेती है, वो प्लांटेशन विधि से की जाती है, रोपण विधि से की जाती है. जैसे राइस की जाती है ना, पैडी. पहले क्या पौध तैयार होती है, उसके बाद उन प्लांट्स को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है. दूसरे प्लेस पर उसको प्लांट कर दिया जाता है. इसी तरह टी की भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. ओके, और ये इंडिया में स्टार्टिंग में इंडिया में नहीं थी. एग्रीकल्चर इसकी यहाँ पर नहीं होती थी बिल्कुल शुरुआत में. यहाँ पर कौन लेके आया इनको? ब्रिटिश टी को इंडिया लेके आए हैं. और आज के टाइम में क्या है, टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस. जो टी की प्लांटेशन है आज के टाइम में क्या है, स्वयं भारतीयों के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक. और जो टी का प्लांट है वो दोनों एरिया में होता है, मीन्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, बोथ एरिया में इसको ग्रो किया जा सकता है. सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड ओवर विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोइल. कैसी उपजाऊ भूमि होनी चाहिए. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में लिखा है ना, अंडरलाइन इट ऑल्सो एज वेल एज यू विल रीड इन योर बुक एंड अंडरलाइन इट. ओके, तो इसमें क्या है, सोइल है वो फर्टिलाइज होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए. रिच इन ह्यूमन्स ऑर्गेनिक मैटर, उनमें क्या है, सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होने चाहिए. जो खनिज तत्व हैं वो भरपूर मात्रा में होने चाहिए, अच्छे से होने चाहिए. टी बशीज रिक्वायर्ड वार्म मोस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. जो टी के लिए क्या चाहिए, एक तो गर्म एनवायरनमेंट चाहिए और मॉइस्चर उसमें होना चाहिए, ठीक है. मॉइस्चर, नमी भी होनी चाहिए और नमी फ्री भी होना चाहिए. और तो ये ज़्यादा इस तरह का एरिया है वो कहाँ पर मिलता है, ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में होते हैं. जो पहाड़ी हिली एरिया है वहाँ पर इस तरह का एनवायरनमेंट होता है ना कि धूप भी निकलती है और बारिश भी होती रहती है, मॉइस्चर भी होता है और मॉइस्चर फ्री भी होता है, यानी कि मॉइस्चर कम भी हो जाता है, उसमें नमी है वो कम भी हो जाती है, ठीक है. और साथ में क्या है, बारिश भी चाहिए, बारिश भी होनी चाहिए ना. फ्रीक्वेंटली शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रो द टेंडर लीव्स. और इसके लीव्स की ग्रोथ के लिए, पत्तों की ग्रोथ के लिए क्या है, बारिश भी होती रहनी चाहिए. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. जो चाय की खेती है उसमें क्या है, लेबर, ह्यूमन लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है. इट रिक्वायर एविडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. तो इसके लिए क्या चाहिए, सस्ती लेबर चाहिए और कुशल लेबर होनी चाहिए. ओके. टी इज़ अ प्रोसीड विद इन द टी गार्डन इन रिस्टोर इट फ्रेशनेस. तो टी को क्या किया जाता है, टी गार्डन से रिस्टोर, दूसरी जगह रिस्टोर किया जाता है ताकि उसका फ्रेशनेस बनी रहे. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर. जो सबसे ज़्यादा टी प्रोड्यूस की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, असम में, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में की जाती है, ठीक है. जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में की जाती है. दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है. तमिलनाडु, केरला, पार्ट ऑफ दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश. तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और साउथ की स्टेट है, ठीक है. नॉर्थ में सिर्फ ये हिमाचल प्रदेश में की जाती है और उत्तराखंड में. अदरवाइज़ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होती है और साउथ पार्ट में ज़्यादा होती है,
जो टी की कल्टीवेशन है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में और साउथ पार्ट में ज़्यादा होती है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आपने देखा जो 7 सिस्टर है हमने मैप में की थी, तो उस एरिया में ये सबसे ज़्यादा होती है। एक तो हिली एरिया है, वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है और पानी भी एक जगह खड़ा नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। पहाड़ी एरिया ना, तो वहाँ पर मॉइस्चर है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कॉफ़ी के बारे में करेंगे। एक यहाँ पर 1 पॉइंट मिस हो गया है। इन 2008 में क्या है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट, बाकी जितनी भी हमने क्रॉप्स की हैं उसमें क्या है, 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, लेकिन टी की प्रोडक्शन में क्या है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन है, चाइना है, और फर्स्ट और सेकंड कौन से कंट्री हैं, चाइना एंड टर्की। ठीक है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है। अब हम कॉफ़ी के बारे में, नेक्स्ट हम कॉफ़ी के बारे में करेंगे। कॉफ़ी है 2008 के डाटा के अकॉर्डिंग, जो उस टाइम पे डाटा इकट्ठा किया गया था उसके अकॉर्डिंग इंडिया है कितना प्रोड्यूस करता है, 3.2% प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन का 3.2% इंडिया में होता है। और इंडिया की जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी की क्वालिटी है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। सबसे अच्छी क्वालिटी की जो कॉफ़ी है वो यहाँ पर ग्रो की जाती है। द अरेबिका वैरायटी इंटेंसली ब्रॉड फ्रॉम यमन। हेयर इज इंटरनल क्वेश्चन बन रहा है आपका, जो कॉफ़ी की अरेबिका वैरायटी है वो कहाँ से आई गई है। स्टार्टिंग में यमन में होती थी और वहाँ से जो सीड है वहाँ प्रोडक्शन वहाँ पे होता था और उसके बाद भारत में होता है इसका। द वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इस वैरायटी की कॉफ़ी है उसकी डिमांड है पूरे वर्ल्ड में है। मींस इंडिया है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, कॉफ़ी है वो दूसरे देशों में भी भेजता है। ठीक है, और जो ये इंटेंशली है इट्स कल्टीवेशन, जो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी है उसकी कल्टीवेशन कहाँ पर होती है, स्टार्टिंग कहाँ पे हुई थी, ऑन द बाबा बुदान हिल्स। यहाँ पर बाबा बुदान हिल्स पे ये स्टार्ट हुई थी। इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। स्टार्टिंग कहाँ पर हुई थी, बाबा बुदान हिल्स पे हुई थी। और आज के टाइम में जो कल्टीवेशन की जाती है वो कहाँ पर भी की जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है। हमने मैप में किया है ना, लास्ट ईयर भी किया है मैप में, वेयर इज़ नीलगिरी हिल्स। ठीक है, कर्नाटका में आती है, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी का कल्टीवेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हॉर्टिकल्चर है, इसमें वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। नाउ वी विल डू नॉन फूड क्रॉप्स अदर देन। लास्ट हमने जो की थी क्रॉप्स वो थी अदर देन ग्रेन्स, ग्रेन से अलग जो क्रॉप्स थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉन फूड क्रॉप्स जो फूड में नहीं आती उसकी फसलें। ठीक, फर्स्ट हमारा है रबड़। इट इज़ इक्वेटेरियल क्रॉप्स। इक्वेटेरियल क्या होता है, इक्वेटेरियल एरिया, इक्वेटर के आसपास जो एरिया है, भूमध्य रेखा के आसपास जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, इक्वेटेरियल एरिया। ठीक है, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। लेकिन स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, कई बार ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर किस तरह का होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, आर्द्रता उसमें बनी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, विद रेनफॉल, और साथ में रेनफॉल भी होनी चाहिए। रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर। एंड टेम्परेचर क्या है, अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए और रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ही भले। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। जो रबड़ है, रबड़ की जो कल्टीवेशन की जाती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, उसमें कच्चे माल के रूप में जो रबड़ है वो इम्पोर्टेंट है एज अ रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला।
मेनली कहाँ किया जाता है, साउथ में ही किया जाता है इसको भी, क्योंकि साउथ में टेम्परेचर है वहाँ वो हाई ही रहता है मोस्टली। ठीक है, नॉर्थ पार्ट में तो सर्दियाँ भी होती हैं ना, टेम्परेचर डाउन भी चला जाता है, लेकिन ये नॉर्थ में ज़्यादा, साउथ में ज़्यादा हाई रहता है टेम्परेचर, अबाउट 20 ही रहता है मोस्टली। तो इसलिए इसकी कल्टीवेशन कहाँ होती है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड एंड गारो खासी हिल ऑफ मेघालय। ठीक है, इन 2010-11 इंडिया रैंक्ड 4th। अब आप देखोगे हमने जो सारी क्रॉप्स की हैं उनमें सेकंड रैंक है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। लेकिन जो कॉफ़ी की है, टी की है उसमें थर्ड है, और रबड़ आ गया उसमें 4th। आपके लिए बहुत इजी रहेगा याद करना अगर आप इस तरह से याद करोगे। ठीक है, एक टी में थर्ड है और रबड़ में 4th नंबर पे है, बाकी सब में सेकंड नंबर पे प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसर, जो प्राकृतिक रबड़ है उसके प्रोडक्शन में इंडिया का कौन सा नंबर है, 4th नंबर है। ओके, नाउ वी विल सी इन दिस डायग्राम पाई चार्ट। हम देखेंगे इस पाई चार्ट में क्या है, क्या बताया गया है कि जो टोटल प्रोडक्शन है रबड़ का, इसमें से कितना किसके ऊपर कंज्यूम हो रहा है, जो रबड़ है वो किस पर कितनी कंज्यूम हो रही है, यूज़ कितनी हो रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे सबसे ज़्यादा ये ब्लू पोर्शन है। ब्लू पोर्शन किसका है, ऑटो टायर एंड रबड़ ट्यूब्स, यानी कि 62% जितना प्रोडक्शन होता है रबड़ का उसका 62%, आधे से भी ज़्यादा जो रबड़ है वो किस लिए यूज़ होती है, टायर्स, गाड़ियों के टायर्स और ट्यूब बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद अदर के ऊपर खर्च होता है। यहाँ पर देखेंगे हम इधर से 9.2% है, साइकिल के टायर बनेंगे, ऑटो टायर यानी कि गाड़ियों के। ठीक है, साइकिल के टायर अलग हैं, ऑटो के अलग हैं। तो 60 सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ये 62 ये है और 9 ये है, 72 के आसपास जो रबड़ है उसका प्रोडक्शन कंज्यूम कहाँ हो रही है, वो साइकिल टायर पर। नेक्स्ट हमारा है कैमल बैक के लिए, यानी कि कैमल बैक के लिए उनके लिए जो ऊपर बोलते हैं ना सीट जो रखी जाती है, उसके लिए सीट बनती है, जो एनिमल्स के ऊपर रखने की सीट बनती है उसके ऊपर खर्च होती है। 66.6% है फुटवियर, आपके शूज़ में जो शूज़ बनते हैं उसमें खर्च हो रही है। ठीक है, उसमें कंज्यूम हो रही है। और 4.6% है वो बेल्ट्स और अदर मटेरियल के लिए होती है। ठीक है, तो इसमें बेल्ट वगैरह के लिए यूज़ होगी। फोम बनाने के, जो फोम बनती है रबड़ की फोम बनती है उसमें यूज़ हो रही है 4%। ठीक है, डीप्ड जो गुड्स होते हैं, गद्देदार वस्तुएं हैं, उसमें खर्च होती है। और 4.7 में अदर्स में आ जाएंगी थोड़ी बहुत, जितनी भी किसी में 1% है, किसी में 2% है, छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पर खर्च हो रही है ये। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका जो डायग्राम बताता है कि इसमें कितना कंजम्पशन हो रहा है, इसका रबड़ का, नेचुरल रबड़ का कितना यूज़ हो रहा है, वो सारा इसमें बताया गया है। ओके, आई थिंक दिस इज़ क्लियर, शायद आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।